आयु पथ के लॉन्चिंग के समय यहाँ उपस्थित मेरे परम मित्र आदरणीय राकेश जी, मेरे भाई डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर सतीश, डाबर के बीरेंद्र जी, राणा राणा सर, जुनेजा, अमर, अमित सॉरी, और इस कार्यक्रम के सही मायनों में शोभा रहने वाले आप सभी आयुर्वेद प्रेमी वैद्य भाई और बहनों, और आयु पथ का मेन हीरो साहिल और उसकी पूरी टीम। सबसे पहले मैं साहिल को दो बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। नंबर एक, दिल्ली में जनपथ है, राजपथ है, और आज इसने तीसरा आयुपथ यहाँ पे शुरू किया। इसलिए पहला अभिनंदन उसके लिए, और दूसरा, यहाँ पर आप जैसे चार्मिंग, ज्ञानी और भावी आयुर्वेद के जो वैद्य हैं, उन सभी से मुलाकात करने का सुअवसर आज साहिल के कारण मुझे मिला। इसलिए साहिल को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साहिल को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि माना कि इस जहाँ को गुलशन बना सकते हैं हम, माना कि इस जहाँ को गुलशन बना सकते हैं हम, मगर जिस राह से चल रहे हैं उस राह के कुछ तो कांटे कम कर सकते हैं हम। एक राजा था, उस राजा के पास काफी हाथी होते हैं, लेकिन एक हाथी राजा का बड़ा प्यारा हाथी होता है कि जिस हाथी के ऊपर बैठकर उस राजा ने काफी युद्ध जीते हुए होते हैं, लेकिन समय के चलते हुए वो हाथी वृद्ध हो जाता है और उस हाथी को राजा रिटायर कर देता है, निवृत्त कर देता है। लेकिन उस राजा का उस हाथी के प्रति बड़ा प्यार होता है, इसलिए राजा ने एक स्पेशल माहौत की अपॉइंटमेंट, नियोजन उस हाथी के लिए की रखी होती है कि यदि कुछ हाथी को होता है तो उस माहौत को जिम्मेदारी दी रहती है। एक दिन उस शहर के, उस राज्य के सरोवर में वो माहौत हाथी को नहाने के लिए लेके जाता है, और वो दुर्भाग्यवश वो हाथी सेंट्रल में कीचड़ में फंस जाता है। जैसे जैसे वो कोशिश करता है निकलने की, वैसे वैसे वो और कीचड़ में फंसते जाता है। वो सब काफी भाला से या रस्सी से हाथी को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाथी बाहर नहीं आ पाता है। वो माहौत डर जाता है और तुरंत राजा के पास जाता है और राजा को जो घटना हुई वो बताता है। राजा उस माहौत से ही पूछता है कि तुम्हारी सलाह क्या रहेगी, उसे किस तरह से बाहर निकलना चाहिए। तो माहौत राजा को कहता है कि वो युद्ध का हाथी है, यदि हम युद्ध का माहौल वहां बना देते हैं तो शायद कुछ हो सकता है। उस माहौत की सलाह के अनुसार राजा जितने भी सैनिक होते हैं, घोड़ेसवार, ऊंट सवार, हाथी सवार, वो सब सरोवर के इर्द गिर्द खड़े कर देता है, और शंख बिगुल और युद्ध की ललकारी हो जाती है, और युद्ध में जैसा माहौल होता है उस प्रकार से माहौल बन जाता है। जैसे ही ललकारी होती है, शंखनाद होता है, वैसे उस हाथी में एक अलग सी ऊर्जा आ जाती है, और एक ही झटके में वो हाथी कीचड़ से निकलकर बाहर रास्ते पे आ जाता है। तो इस स्टोरी का मॉरल यही है कि यदि हम सकारात्मक ऊर्जा लेते हैं तो उसमें यश हमखास मिलता है। मराठी में एक कहावत है, दिशा बदला म्हणजे दशा बदलेल। यानी हम हमारी डायरेक्शन चेंज करवाते हैं, दिशा चेंज करते हैं, तो डेफिनेटली हमारी दशा यानी अवस्था बदल जाती है। यदि हम नकारात्मक भाव को नष्ट करते हैं तो हम उसमें यशस्वी हो जाते हैं, सक्सेस मिल जाता है। वैसे अपनी सोच, आयुर्वेद के प्रति जो सोच है उसको यदि हम बदलते हैं तो डेफिनेटली, थैंक यू, हमें सक्सेस मिलता है। हमारी सोच बदलने में, हम सोच के बारे में भी हमेशा कहते रहता हूं कि यदि सोच बदलो तो सितारे बदलते हैं, नजर बदलो तो नजारे बदलते हैं, कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिशा बदलो तो खुद ब खुद किनारे बदलते हैं। तो इस प्रकार से हमें आगे जाना है। आज यहाँ पर साहिल ने कहा था कि दिल्ली में सबको आयुर्वेद करना है, लेकिन सब चाहते हैं कि जल्दी हम करोड़पति कैसे बने, मिलेनियर कैसे बने।
तो आज यहाँ पर वैद्य प्रवीण, वैद्य सतीश ने बस्ती और रक्त मोक्षण के बारे में बताया। बस्ती को आयुर्वेद ने अर्ध चिकित्सा कहा है, रक्त मोक्षण को भी अर्ध चिकित्सा कहा है। यदि ये दो कर्म भी आप करते हो, अवस्था देख के करते हो, श्रद्धा से करते हो, प्रामाणिकता से करते हो और बिना ज्यादा फीस लिए करते हो, तो भी आप 5 साल में करोड़पति बन सकते हो। लेकिन आपको चमत्कार दिखाने होंगे, और चमत्कार को ही नमस्कार होता है। बराबर है? तो कैसे बनना है मिलेनियर, ये हम आज देखेंगे। नेक्स्ट, बैक 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 बैक। चलो एक प्रश्न आपको मैं पूछता हूं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स काफी है ना? हाँ। तो बीएमएस को आपने एडमिशन लिया, ये आपका या आपके माता पिता का जो निर्णय है, ये सही है या गलत है? ये गलत है ऐसे कितने लोगों को लगता है, कितने बच्चों को लगता है? एक को भी नहीं। राकेश जी देखो, आयुर्वेद का भविष्य काफी उज्जवल है। महाराज ऐसा है, यूपी जी ने 100 बच्चे बुलाए यूपी में, उनको पूछा कि अपनी इच्छा से कौन आया है, तो सिर्फ 4 बच्चों ने हाथ खड़े किए। 94 ने बताया कि एलोपैथी में एडमिशन नहीं मिली, इसलिए हम यहाँ। यानी बोलते हैं तो इसका यानी आपका कहना ये डर रहे अभी? झूठ बोलते हैं, क्योंकि मैं एडमिशन कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ कई साल। यदि राकेश जी की बात सही है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका ये जो विचार है, ये सोच है, बीएमएस होने के बाद में या इस संस्था से, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन से या प्रभा आयुर्वेद से आप जुड़ जाते हैं, तो ये आपकी जो शंका है ये डेफिनेटली जाएगी। मैं दावे के साथ आपको कहता हूं। नेक्स्ट, अब अगला प्रश्न। आयुर्वेद से धीरे धीरे फर्क होता है, बराबर है? वेरी गुड। 1988 में, यानी 35 इयर्स बैक मैंने मेरी प्रैक्टिस शुरू की थी। तब मेरे हॉस्पिटल का टैगलाइन यही थी कि आयुर्वेदा फॉर ऑल एंड आयुर्वेदा इज मोर फास्टर देन मॉडर्न पैथी। तो ये चमत्कार, ये फास्टेस्ट रिजल्ट हम, मेरे साथ भारतवर्ष के कई वैद्य डेली अनुभव थे। प्रवीण है, सतीश है, सबको ये मिराकल डेली अनुभव करने के लिए मिलते हैं। कुछ उदाहरण बताना चाहूंगा। पिछले महीने की बात है, छत्तीसगढ़ रायपुर से एक रवि नामक एक पेशेंट जस्ट उसके बच्ची को दिखाने के लिए, मिलने के लिए लेकर आया था, जो कि मार्च 2020 में, यानी जस्ट लॉकडाउन जाहिर हुआ उसी महीने से 4 महीने पहले वो ट्रीटमेंट के लिए आता था। जबकि पहले 3 एबॉर्शन हो चुके थे और उसके बाद में करीबन 8 साल उन्हें कोई भी प्रेगनेंसी नहीं रहती थी, यानी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी थी। एएमएच वैल्यू, जिसे हम आजकल काफ़ी इनफर्टिलिटी में वैल्यू देते हैं, उसकी एएमएच वैल्यू थी 0.01। यानी मॉडर्न साइंस ने कहा था कि तुम कहीं भी जाओ, तुम्हें इश्यू नहीं रह सकता। और उसकी फीमेल की एज थी 43 और हस्बैंड की थी 46। और ऐसी स्थिति में आयुर्वेद के पास आए थे। 3 महीने का जो चिकन पॉक्स की हिस्ट्री थी, उसके कारण जो एबॉर्शन हुए थे, इसलिए 3 महीने प्रिपरेशन, उनमें उत्तर बस्ती 3 बार, रक्त मोक्षण, विरेचन और रक्त पित्तग्न चिकित्सा, ये 3 महीने की हुई थी। और मार्च में वो ट्रीटमेंट लेकर चले गए। दुर्भाग्यवश कोविड डिक्लेयर हो गया और उसके बाद में आगे की दवा नहीं भेज सके। लेकिन 2-3 महीने के बाद में उनका फोन आया कि सर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गए। तो उस समय आगे की ट्रीटमेंट वही रायपुर में वैद्य सीका वर्मा करके एक स्टूडेंट है, तो मैंने कहा आगे की ट्रीटमेंट लॉकडाउन में वही करवाते रहो। और उसको एट द एज ऑफ 44 उसने एक पुत्री को जन्म दिया और उसी पुत्री को दिखाने के लिए पिछले महीने वो कोपरगांव आए थे। आपको आश्चर्य होगा, वो लड़की 3 साल की है, लेकिन एक्स्ट्रा ब्रिलियंट जो बोलते हैं, या आईक्यू वाइज, हेल्थ वाइज, लुक वाइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इतनी स्मार्ट लड़की थी। और वो आए थे, अभी उनके 3 कारण थे। उसके साथ साथ लड़की तो दिखानी थी। सेकंड थिंग, उनके साथ उनकी भाई की बेटी, प्रगति नाम उसका, जो कि उस समय नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए ट्रीटमेंट के लिए आती थी और इनकी भी इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट साथ में चलती थी। उस लड़की का अल्बुमिन जो 4+ रहता था। मॉडर्न में नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म लेनी पड़ती है, प्रेडनिसोलोन, यही ट्रीटमेंट उनमें होती है। और वो लेने के बावजूद भी 2+ से नीचे कभी भी उसका अल्बुमिन नहीं आया था। तो उसको उस समय आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दी थी और उसके बाद में भी
ट्रेस तक आ गया, लेकिन एक दिन जस्ट माइंड में आ गया तो मैंने कहा एक बार यूएसजी करवाते हैं, और यूएसजी में बायलैटरल श्रंकन किडनी ये उसकी आ गई। तो उस समय मैं भी थोड़ा सा रिलक्टेंट हो गया कि ये किडनी में भी कंजेनाइटल होगी या इसके कारण हुई, ये बता नहीं सकते थे। तो उस समय हमारा जो किडनी फेलियर का फॉर्मूला होता है उसमें पुनर्ना, माका, रेवंचिनी, मुस्ता ये कॉम्बिनेशन देते हैं, साथ में चंद्रप्रभा, गोक्षुरादि और सुंट विडंग नागरमोथा की गनवटी ये चलने दी, और क्रिएटिनिन लेवल चेक किया तो 2.16 आया था, जो कि थोड़ा सा बड़ा हुआ था। तो मैंने उनको ये भी बताया कि आगे चल के इसकी किडनी की फेल्यूर के भी चांसेस है, और मार्च में वो भी दवा लेकर चली गई, और उसके बाद में उसे भी वो ला नहीं पाए। तो मैंने, वो बोले सर इसको पहचाना कि ये प्रगति है, और वो भी अभी 3 साल के बाद में मैं देख रहा था तो एब्सोल्युटली नॉर्मल थी, यानी स्वेलिंग नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने कहा आगे क्या चल रहा है फिर? तो उन्होंने कहा सर नहीं, आपकी ट्रीटमेंट है। मैंने कहा मैंने तो ट्रीटमेंट लॉकडाउन में तो भेजी नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं सर, हम उसके बाद में हर 3 महीने यूरिन रूटीन करवाते हैं, एल्ब्यूमिन नील आता है, क्रिएटिनिन चेक करवाते हैं हर 6 महीने में, वो भी नॉर्मल आता है, यूएसजी करवाया, श्रंकन किडनी स्टिल है, लेकिन सब रिपोर्ट्स उसके नॉर्मल है। यानी 3 साल के बाद में विदाउट एनी मेडिसिन, यही तालियां चाहिए सबको। यानी उनको एट द एज ऑफ 44 लड़की हो गई, उनकी भतीजी आयुर्वेद ट्रीटमेंट से पूर्ण नॉर्मल हो गई। ये सिर्फ हो सकता है आयुर्वेद के कारण ही बस। और अब तीसरा उनका आने का कारण ये था कि सर अब उसकी वाइफ की एज है 46, उसकी है 49, और वो आया तो सर बोले एक एक चांस ले सकते हैं क्या? और मैंने कहा अभी ये तो मेनोपॉजल एज है अभी, तो वो बोले पीरियड रेगुलर। मैंने कहा ठीक है, चांस लेके देखते हैं, 2-3 महीने ले लो, नहीं हुआ तो छोड़ दो, अभी वैसे लड़की है आपको। आपको बताने में खुशी होती है कि पिछले महीने वो दवा लेकर गया, फॉलिकल स्टडी की, 46 एज में भी 15 डे पे नॉर्मल फॉलिकल रप्चर हो गया, और अभी 6 दिन ऊपर हो गए, उसकी पीरियड नहीं आया अभी भी, और HCG लेवल करवाई तो वो थोड़ी सी हाई लेवल पे आ गए। तो मे भी प्रेगनेंसी होगी, यानी एट द 46 एज AMH वैल्यू उसकी उस समय 0.01 थी। तो ये चमत्कार जो होता है सिर्फ आयुर्वेद के कारण होता है, और फिर भी हम कहते हैं कि आयुर्वेद से धीरे धीरे फर्क होता है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे कॉलेज का, कोपरगांव का, उनके जो प्रिंसिपल है मिस्टर कापगते सर, एक 15 दिन पहले आर्टिकेरियल रैशेस के लिए आए थे। जब वो आए तो जितने स्टूडेंट्स थे तो सबको मैंने बताया कि ये इनकी बड़ी हिस्ट्री है, केस की एक हिस्ट्री है कि ये आयुर्वेद की तरफ कैसे आए। तो वो थोड़े से शर्माए क्योंकि वो एंटी आयुर्वेदा थे वो, और उनकी बीवी ये आयुर्वेद की पेशेंट थी, रेगुलर आती थी, और 2016 में उनको एक्यूट माइग्रेन अटैक आ गया, और एक दिन उनकी बीवी शाम को 6 बजे उनको पकड़ के कंसल्टिंग में लेकर आई, और उन्होंने अपना सर कस के पकड़ा था। अभी वो क्लास 1 लेवल का वो इंजीनियर का प्रिंसिपल। तो मैंने कहा सर मैडम क्या भाभी क्या हो गया? तो उन्होंने कहा सर इनको माइग्रेन का अटैक आ गया। मैंने कहा कब से हो रहा है? बोले 6 दिन से। तो मैंने कहा फिर 6 दिन क्या किया? तो उन्होंने कहा सर 6 दिन सुबह शाम हम 14 फेनरगन, अब ट्रामाडोल भी ले रहे, फिर भी फायदा नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा फिर यहाँ क्यों नहीं आए? तो तुरंत उन्होंने कहा सर आपको पता है ना, इनको आयुर्वेद नहीं चलता है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो वो तो बोलने की स्थिति में थे ही नहीं, बीपी चेक करके डायरेक्ट अंदर भेज दिया, और जैसे प्रवीण ने बताया उस प्रकार से हेडलो दे के जुगुलर वेन प्रिक लेकर मैं फिर से कंसल्टिंग में आकर बैठ गया। एक 10-12 मिनट के बाद, रक्त मोक्षण के बाद जब वो कंसल्टिंग में आए तो एकदम फ्रेश थे, आके खड़े थे। तो मैंने कहा सर हो गया रक्त मोक्षण? तो उन्होंने कहा हाँ सर हो गया। मैंने कहा आप कैसे लगता है? तो उन्होंने तुरंत जितने भी स्टूडेंट्स थे सबको उन्होंने कहा कि यू आर लकी फेलो कि आप आयुर्वेद के पास आए हो, क्योंकि आयुर्वेद से इतना इंस्टेंट फर्क पड़ता है, आयुर्वेद से इतना इंस्टेंट फर्क पड़ता है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा पेन 100% गायब हो गया। उसके बाद वो चले जाने के बाद 7 साल के बाद में आर्टिकेरियल रैशेस के लिए आए थे। तो उन्होंने खुद कहा, उनकी बीवी ने कहा कि सर ये धब्बे आए, तो ये बोले चलो जाके एक बार रक्त मोक्षण करके आते हैं। तो
मैंने सभी स्टूडेंट्स को कहा कि ये एंटी आयुर्वेदा थे। और फिर मैंने सर को कहा कि सर आपको पता है कि उस आपका जो रक्तमोक्षण किया, एक रक्तमोक्षण किसी की कैसी जिंदगी बना सकता है। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? तो मैंने कहा सर आप जब आए थे और उसके बाद में फिर मैं बच्चों को मैंने कहा कि ये जाने के बाद में और रक्तमोक्षण जब हुआ तो उन्होंने फीस पूछी मुझे, सर फीस कितनी हो गई, जबकि उनकी बीवी की भी मैं पैसे नहीं लेता था। तो यदि कोई ऐसा एंटी आयुर्वेदा मिलता है तो उसको चिढ़ाने में, टीच करने में बड़ी बड़ी खुशी मिलती है। तो मैंने उनको कहा कि सर ऐसे मामूली ट्रीटमेंट के आयुर्वेद वाले पैसे नहीं लेते कभी, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 1 रुपए की निडल। तो मैंने कहा चलो छोड़ देते हैं। तो सर को फिर मैंने बताया कि सर आप आए थे, उसके बाद में एक लड़के को मैंने आपके पास भेजा था, क्योंकि हमारी जो स्टाफ सिस्टर थी नजमा भाभी, वो विडो थी, घर में कोई नहीं था, और उसका बेटा 10वीं कक्षा में 78% मार्क्स लेकर पास हो गया। और फिर दूसरे दिन वो आई कि सर उसे रिसेप्शन पे काम दिलवा दो। मैंने कहा होशियार है, उसको पढ़ाओ आगे। तो बोली सर आपको पता है घर में कोई नहीं है और मैं इसको आगे नहीं पढ़ा सकती। तो उस बच्चे को मैंने बुला लिया, उसको पूछा कि तेरी इच्छा है आगे सीखने की? तो उसने कहा सर मुझे कंप्यूटर में बड़ी रुचि है, लेकिन मम्मी नहीं बोलती है। तो उस समय मुझे इस सर की याद आ गई। तो मैंने कहा चलो अभी रक्तमोक्षण की फीस लेने का समय आ गया। मैंने उनको फ़ोन किया और कहा कि सर एक मेरे स्टाफ सिस्टर का लड़का है, काफ़ी होशियार है, तो उसको आगे पढ़ना है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा सर कुछ नहीं, उनको स्कॉलरशिप में उसे एडजस्ट कर देते, आप उसे भिजवा दो, मैं एडमिशन दिलवा देता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा जा उनको मिल ले। वो दूसरे दिन जब वापस आया तो मैंने पूछा ले लिया क्या एडमिशन? तो उसने कहा सर उन्होंने 25,000 रुपये भरने के लिए बोला है। मैंने कहा उन्होंने तो स्कॉलरशिप का बोला था। वो बोले नहीं, वो बोले इनिशियल 25,000 भर दो, फिर आगे का स्कॉलरशिप में हो जाएगा। तो मैंने कहा रुक। मैंने फिर से उनको फ़ोन किया। मैंने कहा सर वो लड़का आके गया क्या? तो उन्होंने कहा हाँ आके गया, लेकिन इनिशियल जो फॉर्मेलिटी होती है तो एक 25,000 शुरुआत में भरने पड़ेंगे और फिर आगे के जो है वो स्कॉलरशिप से हो जाएगा। तो मैंने कहा सर वो 250 रुपये भी नहीं भर सकता, तो 25,000 कहाँ से भरेगा? तो मैंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 25,000 मेरे तरफ से भेजता हूँ, उसका एजुकेशन का खर्च मैं उठाता हूँ, आगे का आप करो। जैसे मैंने उनको बोला मैं भेजता हूँ, तुरंत तो बोले सर आप मत भेजो, मैं कुछ तो भी करता हूँ, उसे भेज दो। और भेज दिया। उन्होंने क्या किया पता नहीं, उसका थ्रू आउट 3 ईयर में वो फर्स्ट क्लास में पास हो गया। और कैंपस इंटरव्यू में फर्स्ट अपॉइंटमेंट उसे पूना के एक आईटी कंपनी में मिली और 38,000 से उसकी सैलरी स्टार्ट हो गई। जो भाभी थी, मैंने कहा तूने काफ़ी काम कर लिया, अभी आराम करो, बच्चा कमा रहा है। तो उसको भी सम्मान के साथ हमने विदा कर दिया, उसे सेंड ऑफ सेरेमनी भी हो गया। आज उस लड़के को 78,000 पेमेंट है। तो बच्चों को भी बताया और सर को जब मैंने ये बताया कि सर आपको ये कारण, ये सब हुआ ये आपके कारण हुआ, तो उस समय खड़े हुए, उन्होंने फिर से नमस्कार किया और कहा कि सर ये मेरे कारण नहीं हुआ, ये आयुर्वेद के कारण हुआ, रक्तमोक्षण के कारण हुआ। तो इस प्रकार से आयुर्वेद से धीरे धीरे फर्क होता है, ये भूल जाओ। अभी जस्ट हिक्का की सतीश ने केस बताई थी, एक महीना पहले पूना नासिक से एक मारवाड़ी एक लेडी थी जो 6 महीने से सिर्फ डकार दे रही थी, नींद में भी डकार चालू, दिन में भी डकार चालू। पूना गई, बॉम्बे गई, वहाँ से फिर भोपाल एक बार उनके रिलेटिव थी, वहाँ भी जाकर आ गई। लेकिन सब मॉडर्न की जितने भी ट्रीटमेंट है सब हो गई। मॉडर्न डॉक्टर जब कभी फर्क नहीं होता है तो वो कहते हैं कि आप ज़्यादा सोचती हो, फिर साइकेट्रिस्ट के पास भेज देते हो। ये भी एक राउंड उसका हो गया, फिर भी उसका डकार कंटिन्यू चालू थी। तो मैंने कहा ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक निरोबस्ती देने के लिए कहा और उसके बाद में शिरोधारा करके बाद में मुझे मिलो ये कहा। तो 1 डेढ़ 2 घंटे के बाद में वो आ गई अंदर। तो आने के बाद मैंने पूछा आपकी डकार कैसी है अभी? तो उसको तब याद आ गया कि मुझे डकार आते थे। तो तुरंत उसने कहा हाँ सर तो डकार तो गए, मैं भूल ही गई डकार आ रहे थे। यानी सिर्फ एक बस्ती और एक शिरोधार, शिरोधार जस्ट स्ट्रेस फैक्टर के लिए दिया था, क्योंकि 6 महीने से वो नींद में भी डकार देती थी, तो वो इतनी खास नींद नहीं आती थी उसे। यानी इतना इंस्टेंट फर्क आयुर्वेद से होता है। और
उसके बाद में जब फॉलोअप में नासिक हॉस्पिटल में जब आई, तो मैंने पूछा डॉक्टर उसके बाद में, तो सर एक दिन आए थे। मैंने कहा उस दिन क्या खाया था? आयुर्वेद वालों को एक काफ़ी फायदा होता है। तकलीफ हुई क्या, क्या खाया, कब खाया, बस इसमें उत्तर मिल जाता है। उसने कहा नहीं, रोटी ही सब्जी रोटी खाई। मैंने कहा सब्जी रोटी मुकेश अंबानी भी खाता है, सब्जी कौन सी खाई? फिर वो थोड़ी सी चुप बैठी। मैंने कहा क्या खाया? फिर बोले सर बैंगन खाया था। और मैंने कहा उस दिन कब खाया? उसने वो बताया। तो उस दिन एक अपना त्योहार भी था। तो मैंने कहा त्योहार के दिन तो पूरन पोली बनती है। तो फिर बोले ने श्राद्ध खाई थी। तो ये कारण मैं डकार का था। उसे रियलाइज हो गया। वो बोले उस दिन आया लेकिन दूसरे दिन से अपने आप फिर से बंद हो गए। तो इस प्रकार से यदि कोई बोलता है कि आयुर्वेद से धीरे, मैंने जब 88 में प्रैक्टिस शुरू की तब सब लोग बोलते थे कि हमें पंचकर्म पता है, और हम जब पूछते थे पंचकर्म बताओ तो वो पंचतंत्र की कथाएं सुनाते थे। और ये भी बोला जाता है कि यदि नाना जी को दवा देते हैं तो पोते को फर्क पड़ता है। लेकिन अब आयुर्वेद मॉडर्न से फास्ट है, ये दिन ब दिन प्रूव होते आ रहा है। नेक्स्ट। और एक आयुर्वेद के बारे में हमें हमेशा सवाल रहता है कि आयुर्वेद में इमरजेंसी हैंडल नहीं की जा सकती। सही है ये? हम्म? तो सभी प्रकार की इमरजेंसी हर एक वैद्य हैंडल करता है। पंचकर्म से कोई व्यापद होता है तो पंचकर्म से भी उसे ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए पंचकर्म के हमारे महाराष्ट्र में काफी बोर्ड लगे हैं, हर एक पंचकर्म तज्ञ है। जाके देखते तो सिर्फ एक कुकर रहता है, एक टेबल रहता है, हो गया पंचकर्म तज्ञ। जो वमन करेगा, जो रक्त मोक्षण करेगा, वो सही मायनों में पंचकर्म तज्ञ है। और जो व्यापद को अच्छी तरह से हैंडल करेगा वो सही मायनों में पंचकर्म तज्ञ है। पंचकर्म कोई भी करेगा लेकिन उससे व्यापद हो गए तो उस व्यापद को हैंडल करना आना चाहिए, नहीं तो उस वैद्य का तो नाम जाता है लेकिन हमारे शास्त्र का नाम बदनाम होता है। सदा रस चिकित्सा जो होती है, मैंने कई वेबिनार में भी एक बताया हुआ है कि जो षट रस होते हैं, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, तो एक एक रस भी हम पकड़ते तो एक एक रस से भी इमरजेंसी हैंडल हो सकती है। 10 साल पहले मेरे एक स्टूडेंट का ओपनिंग था नासिक में। ड्राइव करते मैं नासिक जा रहा था तो सिन्नर का एक बड़ी घाटी आती है, और उस घाटी में मैं ड्राइविंग कर रहा था। तो उस समय ड्राइवर भी नहीं था, तो ड्राइविंग करता तो एक फ़ोन बज गया। तो मिसेस ने कहा कि उठाना नहीं। तो फ़ोन तो पेशेंट को उठाना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा 1 मिनट में बात करता हूँ। जैसे ही फ़ोन उठाया सामने से आया कि सर मैं आपके पास 2.5 महीने पहले मेरे बीवी को लेकर आया था, उसे मैकुलर डिजनरेशन था, लेकिन आपके दवा से उसे दिखने लगा। आप चमत्कार करते हो लेकिन मेरी बीवी आज लास्ट स्टेज पे आखिरी झटका गिन रही है, तो आप कुछ बताओ। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा कि सुबह जैसे उठी वैसी टंग उसके गले में अटक गई और आखिरी सांसें गिन रही है। और उसने फ़ोन किया था मुझे 3:30-4 बजे। तो मैंने कहा अब तक क्या किया? फिर डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बताओ। तो उसने कहा सर हमने फिजिशियन भी आके गए, ईएनटी सर्जन भी आके गए, और सभी ने कहा है कि रिश्तेदारों को बुला लो, वो नहीं बचेगी। तो मैंने फिर से विस्तार से पूछा एक्चुअली हुआ क्या है? तो उन्होंने कहा कि उसकी टंग गले में अटक गई है। डॉक्टर ने कहा कि यार अरिष्ट लक्षण, आखिरी लक्षण, ये जाएगी। तो उस समय मुझे इमली की याद आ गई। आप इमली इमेजिन करते हो तो मुंह को तुरंत पानी छूटता है कि नहीं? तो हम बचपन में ज्यादा नटखट थे, तो जो पॉकेट मनी मिलता था 5 पैसे 10 पैसे, वो जेब में रहते थे। और हर स्कूल के बाहर चने बेचने वाले, इमली बेचने वाले रहते थे। आजकल ये जमाना चेंज हो गया, सब बर्गर पिज़्ज़ा की दुकान आ गए। हमारे समय तो चने मिलते थे बाहर। तो हम इमली लेके जेब में रखते थे, खाते नहीं थे वो। और उसमें से भी लाल इमली आती है। हाँ, तो वो इमली हम जेब में रख के सिर्फ जब कोई त्योहार में कोई शादी होती है तो ब्रॉस बैंड रहता है, बैंड बजाते जाते हैं। तो मुंह में पानी छूटने के बाद बैंड बजा सकते हैं क्या? तो हमारा काम यही था, मिरवणूक आ गई कि उसके सामने इमली खाने का नाटक करना बस। और वो इमली देखते उसके मुंह में पानी छूटने लगता तो वो बजाते बजाते बाजू हटो ऐसे कहता था। तो ये आधा का मैंने कहा एक काम करो, आपके पास इमली होगी तो इमली का पानी बनाओ और ड्रॉप बाय ड्रॉप मुंह में डालो, कुछ हुआ तो हुआ, नहीं तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता।
और आपको आश्चर्य लगेगा, मैं नासिक में एंट्री कर रहा था, यानी 20-25 मिनट के बाद में उसका फोन आता है और उन्होंने कहा कि जैसे आपने कहा वैसे हमने किया, और ठसका आके अब मेरी बीवी उठ के बैठी है और उसको अच्छा लगता है। यानी सिर्फ आम्लरस प्रीणन करता है, रस क्षीणता कम करता है, ये इसमें था और उसे हो गया। तो ये इमरजेंसी जबकि डॉक्टर्स ने कहा था आखिरी रिश्तेदारों को बुला लो, तो ये प्रॉब्लम आयुर्वेद के सिर्फ रस कल्पना से या अम्ल रस की कल्पना से चला गया था। वैसे वेखंड चूर्ण जो होता है, कोई भी इपिलेप्सी का पेशेंट हो, एक्यूट कन्वर्जन में जस्ट उसको प्रदमन न से दे तो विद इन अ मिनट 2 मिनट्स में उसके कन्वर्जन चले जाते हैं। शिरडी में मैंने ऐसी एक पहली केस देखी था, और उससे भी ज़्यादा मैंने एक अभी 6 महीने पहले देखे। मेरे जिंदगी का सबसे बेकार कन्वर्जन मैंने एक पेशेंट का देखा, 6 फीट 2 इंच का, और इतने बेकार कन्वर्जन थे कि कॉट के इस तरफ से कॉट के इस तरफ तक वो जोर से ऐसे छलांग मार रहा था इतना। तो देखते ही उसके माँ को मैंने पूछा तो उसने कहा कि पहली बार हुआ है, क्योंकि उसकी बीवी भी बाजू में थी और नई नई शादी उसकी हुई थी। तो माँ ने उसके तरफ देखते हुए कि पहली बार हुआ, तो ये ध्यान में आ गया कि कुछ तो भी दाल में काला है। तो फिर मैंने कहा कि पानी भी नहीं, तब तक उन्होंने प्याज सूंघना, चप्पल सूंघना, ये जो उसमें एक ही होता है कि तीव्र गंध चाहिए, उससे वो संप्राप्ति भंग होती है। तो वो कर चुके थे। तो तुरंत मैंने एक स्टूडेंट को फ़ोन किया कि मैं रात को 12-12:30 की केस थी वो। स्टूडेंट को फ़ोन किया, वेखंड चूर्ण लेके नीचे आ जा, मैं आता हूँ तुरंत। और वो लेकर मैं वापस गया और चिमटी में वेखंड चूर्ण लिया था, और उस पेशेंट को जस्ट टच किया मैंने करवट बदलने के लिए। जैसे मैंने टच किया वैसे वो एकदम शांत हो गया, आँख खुल के मेरे तरफ देखने लगा और पूछा, सर आप यहाँ मेरे घर में कैसे? तो यानी सिर्फ वेखंड का जो प्रभाव बताया हुआ शास्त्र का, उसका ज्वलंत उदाहरण मैंने उस समय एक्सपीरियंस किया। और उसके बाद में फिर उसकी माँ बाहर आई, उसने कहा कि सर उसके बीवी को नहीं बताया हमने कि उसको झटके आते हैं, और उसको ऑलरेडी गोलियां चालू है, लेकिन उसने 3-4 दिन में गोली नहीं ली, यानी एंटीपिलेप्टिक ड्रग्स उसने नहीं लिए थे, उसके कारण उसे कन्वल्जन आए थे। तो ये एक्यूट इमरजेंसी आयुर्वेद के सिर्फ एक वेखंड चूर्ण के प्रदमन से चली गई थी। जैसे प्रवीण ने कहा कि अपेंडिसाइटिस में भी रक्तमोक्षण से एक्यूट अपेंडिसाइटिस के पेन तुरंत जाते हैं। एक 4 साल पहले लोनी में मेरा एक स्टूडेंट प्रैक्टिस करता है, आयुर्वेद वैद्य प्रैक्टिस करता है, और एक सैटरडे के दिन मैं नासिक हॉस्पिटल में था। उसका फ़ोन आया कि सर, उसके पिताजी का फ़ोन आया कि अमित के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और यहाँ पे दिखाया, सोनोग्राफी करवाई, और डॉक्टर ने कहा कि अपेंडिसाइटिस है और तुरंत ऑपरेट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं भी नासिक में हूँ, तो वो बोलते हैं तो करवा लो। वो बोले नहीं, अमित बोलता है कि ऑपरेशन नहीं करना है, सर के पास जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, आप कोपरगांव जाओ। हेमोग्राम भी किया था, उसमें डब्ल्यूबीसी काउंट भी बढ़ा था, यानी क्लिनिकली 100% अपेंडिसाइटिस था। यूएसजी में भी मैकबर्नीथ पॉइंट पे टेंडरनेस सीवियर था। तो कोपरगांव में चला गया। उस समय 18 की बैच थी, डॉक्टर विकास मुकाती वगैरह आरएवी के स्टूडेंट थे। मैंने उनको कहा जब आएगा तो आप देखो आपको क्या क्लिनिकली लगता है। अभी उन्होंने तो बताया, ठीक आपको क्या लगता है। उनका 12:30 बजे फोन आया कि सर हमने देखा अपेंडिसाइटिस ही है, तो क्या करें सर। तो मैंने कहा उसको रक्तमोक्षण कर दो, पहले 2 शंकवटी और 2 कैसर गुगुल दे दो, और राइट क्यूबाइटल से रक्तमोक्षण कर लो। और एक आधा घंटे के बाद में वो जो डॉक्टर अमित है, जो पेशेंट है, उसका मुझे फोन आया, सर आयुर्वेद का क्या चमत्कार होता है। मैंने कहा क्या हुआ सर? मेरे पेन्स गायब हो गए, मैं एकदम ठीक हो गया। यानी वो खुद बोल रहा था कि सर जैसे रक्तमोक्षण हुआ, मैंने आपके बारे में आपसे कई बार सुना था, लेकिन खुद आज रियलाइज किया कि 10 मिनट के बाद में ही मेरे पेन्स गए। और 15 दिन के ऊपर सेम एपिसोड उसकी माँ के बारे में हुआ। उसका भी एक बार रक्तमोक्षण किया, अभी 4-5 साल हो गए, दोनों को भी उस दिन से आज कभी भी पेट में दर्द नहीं है। यानी एक्यूट इमरजेंसी आयुर्वेद से भी जा सकती है, ये इससे प्रूव होता है। जो कि धातुपाक अवस्था यानी अंतरपुच्छ विद्रधि कहा है, और विद्रधि में रक्तमोक्षण कहा जाता है। संगमनेर कॉलेज में मेरा लेक्चर था। यानी हम हमेशा टीचर्स के बारे में बोलते हैं सर कि आयुर्वेद की अवनति के कारण, हम हमारे समय में बोलते हैं, आज का नहीं बोलता हूं मैं, क्योंकि आजकल को सभी लेक्चर्स होते हैं, सब अच्छा है। हमारे समय में पूरे फाइनल ईयर में एक लेक्चर हुआ था सर मेरा।
तो उस समय हम कारण बताते थे कि आयुर्वेद की अवनति के कारण ये एक होते हैं टीचर लोग, बराबर है। तो संगमनेर में ऐसा लेक्चर हो गया और एक टीचर उठे उसमें से और उन्होंने कहा कि अपेंडिसाइटिस तो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन का, रक्तमोक्षण का और इन्फेक्शन का क्या संबंध। तो मैंने कहा उसको आंत्रपुच्छ शोथ कहते हैं, और आंत्रपुच्छ शोथ विद्रदी कही है, और विद्रदी के लिए रक्तमोक्षण चिकित्सा शास्त्र में कही है, और उसमें अपेंडिक्स और इन्फेक्शन का सवाल ही नहीं आता। मैंने इन्फेक्शन वर्ड इस्तेमाल ही नहीं किया है। तो फिर बैठ गए, तो प्रिंसिपल थे बाजू में, वो बोले सर अच्छा हुआ आपने जवाब दिया, वो ज्यादा शाना है। तो इस प्रकार से एक्यूट इमरजेंसी भी आयुर्वेद से ठीक होती है। उससे भी ज़्यादा एक इमरजेंसी मैं बताना चाहूँगा कि आचार्य वर्धमान सागर जी जैन के एक बड़े संत है, जैन समाज जो होते दिगंबर जैन समाज, पिछले जनवरी में 2021 में उनका संघ रास्ते में जाते जाते कोपरगांव आ गया तो रुक गया था। अभी ये लोग दिगंबर समाज जो होता है, आयुर्वेद से एक हुआ है कि आज तक दिगंबर जैन समाज हो, मंदिर मार्गी हो, श्वेतांबर हो, तिबेतियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बड़े संतों को चिकित्सा देने का अवसर मिला है, और उनके आशीर्वाद ब्लेसिंग के रूप में मिलते हैं, क्योंकि हम किसी से पैसे कभी नहीं लेते हैं। तो ये दिगंबर समाज के जितने भी संत आज तक हो गए, तरुण सागर जी, नियम सागर जी, ये काफ़ी फेमस संत हो गए हैं, तो इनको भी ट्रीटमेंट देने का भाग्य मिला है। तो ये वर्धमान सागर जी कोपरगांव में उनका संघ आया था, और नासिक से विजिट से मैं जब कोपरगांव में एंट्री की तो उनके बड़े बड़े स्वागत के होर्डिंग लगे थे। वो देखते ही मैंने मिसेस को कहा कि कल इनका दर्शन मुझे है, क्योंकि ये सिर्फ आयुर्वेदिक चिकित्सा लेते हैं, ये दूसरी कभी भी एलोपैथी चिकित्सा नहीं लेते हैं। और इनको चिकित्सा देना ये भी बड़ा यानी रिस्की काम होता है, यानी जिम्मेदारी का काम होता है, क्योंकि कितनी भी डायरी इमरजेंसी आने दो, सिर्फ 24 आवर्स में एक ही टाइम आहार के समय वो दवा लेंगे, उसके बाद में जान जाए फिर भी वो एक बूंद भी पानी नहीं लेते फिर। और जो भी देना है वो आहार के समय एक ही बार देना है। तो दूसरे दिन सुबह सुबह 8 बजे डॉक्टर दगड़े, जो कि जैन समाज के मेरे पुराने क्लिनिक के बाजू में उनका हॉस्पिटल था, एमबीबीएस थे, तो उनका मुझे फोन आया कि अरे रामदास हमारे संत आए हुए आचार्य वर्धमान सागर जी, तो उनको दिखाना है, तो आप आ सकता है आ सकता है कि। मैंने कहा आ जाता हूँ। मैंने जाने के बाद अभी ये भी सीनियर 79 एज था, कोमॉर्बिडिटी भी थे, और ये तुरंत विश्वास नहीं रखते। तो उन्होंने कहा बाकी के संतों को देखो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी उदयपुर के वैद्य से ट्रीटमेंट चलती है। मैंने कहा ठीक है, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। 5-6 लोगों को देख के मैं वापस आ गया, और एक 8-10 दिन के बाद में आपको पता है कि उस समय महाराष्ट्र में जनवरी 21 में कोविड पीक लेवल पे था, एकदम माहौल भी एकदम डेंजर था। और एक 7-8 दिन के बाद में फिर से दगड़े डॉक्टर का फोन आया कि अरे रामदास आचार्य जी को बुखार आ गया, और स्नीजिंग भी कंटिन्यू कफिंग चल रहा है। दोपहर के समय फोन आया, मैंने, मंगलवार की बात थी, मैंने जाके देखा उनको, तो मैंने कहा तो अभी करंट सिनेरियो कोविड का है और ये लक्षण सब कोविड के, तो बाकी के संतों को तुम अलग से रखो, क्योंकि ये निर्वस्त्र रहते हैं, और उस ठंडी में भी वो निर्वस्त्र थे, और ऐसी स्थिति में उनको अभी ये कोविड के लक्षण सब दिख रहे, तो उनको चिकित्सा देना काफ़ी डिफिकल्ट थी। तो उस समय फिर बुखार काफ़ी था, तो मेरी प्रवीण से भी बात हुई थी, अभी बुखार भी है तो स्पंजिंग करेंगे तो और ठंड बजेगी, ठंडी ऑलरेडी है। प्रवीण ने कहा कि फिर गर्म दूध से फिर स्पंजिंग करो, तो उतना सिर्फ एक्सटर्नली, क्योंकि आभ्यंतरीय वो दवा नहीं लेने। और फिर बुधवार के दिन एक डोज गया, शाम तक अच्छा भी लगा, लेकिन उस दिन किसी ने तो भी बासुंदी उनको आहार में खिला दी थी, तो शाम को फिर से तकलीफ होने लगी। और गुरुवार के दिन मॉर्निंग में सुबह सुबह फिर से दगड़े डॉक्टर का फोन आया कि रामदास तू आ जा, उनको बहुत तकलीफ हो रहा है और चेस्ट में भी दर्द हो रहा है। जब मैंने देखा तो लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन थे, अभी 79 एज, कोमॉर्बिडिटी, और लेफ्ट चेस्ट में पेन बता रहे। तो मैंने कहा कि एक बार सब रूल आउट होना चाहिए, कोविड तो है ही, लेकिन बाकी कुछ है कि HRCT करवा लो, कार्डियक ECG वगैरह सब करवा लो, क्योंकि पूरे समाज जो थे मेरे तरफ देखते थे कि आवा डॉक्टर की ट्रीटमेंट चल रही, यदि कुछ हो जाता दुर्भाग्यवश तो मुझे ही पकड़ते सब। तो मैंने कहा कि जितने भी समाज के डॉक्टर्स हैं उनको एक बार बुला लो, फिर उनके गायनेकोलॉजिस्ट, एक सर्जन, एक पेडियाट्रिशियन, और एक पूना से एक KM गंगवाल करके बड़े फिजिशियन है, सीनियर मोस्ट है वो, उनको उन्होंने इन्फॉर्म किया, और वो सब इकट्ठा हो गए। उन्होंने कहा कि एक बार सब इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। फिर लैब टेस्ट, HRCT सब करवाया। लैब टेस्ट में WBC काउंट 19,200,
सीआरपी बढ़ा, डी डाइमर बढ़ा था, और मेन सीरम क्रिएटिनिन लेवल 2.16 आया था। तो वो पूना वाले डॉक्टर ने वही पकड़ के रखा कि रीनल फेलियर भी लग रहा है, कोविड के भी चांसेस है, और एचआरसीटी में लेफ्ट साइड में बिग निमोनेटिक पैच, यानी कोविड प्लस निमोनिया और बाकी ये सब लक्षण। तो उन्होंने कहा कि फिर उनमें जो गायनेकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि रामदास एक काम कर, कुछ एंटीबायोटिक आप आपके पूड़ी में क्रश कर लो और आचार्य जी को दे दो। मैंने कहा क्यों देना ही है? तो उन्होंने कहा "हाँ, ये तो डेंजर है, अभी हम एवरी 6 आवरली उनको इंजेक्शन देते फिर भी ये निमोनिया कंट्रोल में नहीं आता है, तो वो तो एलोपैथ लेते नहीं है, तो तुम्हारे पूड़ी में दे दो"। मैंने कहा आयुर्वेद को एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि एक ही टाइम वो दवा लेने वाले, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैंने आचार्य जी को दर्शन करके कहा कि जो भी पाप होगा वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ आप दवा एवरी 8 आवरली ले लो, 3 बार ले लो सिर्फ, बस। उन्होंने मुंह से ही नहीं बोला। गुरुवार का दिन था, बाबा का नाम लिया, सब उसमें विषम ज्वरान तक लो, रस सिंदूर, सुवर्ण मकर ध्वज, और साथ में श्वास का चिंतामणि, सहस्रपुटी, आब्रक, गोदंती, इष्टिमधु, पुष्करमूल, वासा, तालिस आदि सब कॉम्बिनेशन बनाए। उनको प्राणिज भस्म नहीं चलते, उसमें श्रृंग भस्म एक होता है, प्रवाल भस्म होता है, ये प्राणिज नहीं चलता उनको कुछ। तो ये छोड़ के दे दिया, और आहार तो गुरुवार का हो चुका था। फिर शुक्रवार के दिन सुबह में ये देने के लिए कहा कि आहार से पहले एक पूड़ी दे दो, आहार के बाद में एक पूड़ी दे दो, और सिर्फ इतना, लिक्विड भी वो दवा लेते नहीं है। और वो देने के बाद में शनिवार के दिन सुबह डॉक्टर दगड़े का फिर से फोन आया कि रामदास तू आ सकता है क्या? मन में ये विचार आया कि सिर्फ 2 डोज गए हैं, अभी कुछ फायदा तो हुआ नहीं होगा, और जाके फिर आगे क्या करना है। तो मैंने कहा फिर एक बार जाके देखते क्या होता है। आज भी वो माहौल याद आता है तो रोमटे आते हैं, क्योंकि वो पूरा स्कूल का ग्राउंड था, पूरे ग्राउंड में 10 साढ़े 10 बजे की धूप खिली थी, ये सभी संत निर्वस्त्र बैठे थे, और एक आसन पे ये आचार्य वर्धमान सागर जी बैठे थे, और उनके सामने जितने भी मॉडर्न के डॉक्टर्स थे वो सब सामने खड़े होकर चर्चा कर रहे थे। जैसे मैंने मेन गेट से एंट्री की और मेरी गाड़ी लगी और मैं गाड़ी से उतरा और मुझे डॉक्टर दगड़े ने देखा, वो दौड़ते दौड़ते आ गए और उन्होंने मुझे उठा लिया और जोर से चिल्लाने लगे कि आयुर्वेद का चमत्कार हो गया, आयुर्वेद से हमारे आचार्य ठीक हो गए। फिर आचार्य के पास मैं गया, जो डॉक्टर के.एम. गंगवाल थे, अभी नाम भी बता देता, पूना के फिजिशियन, फेमस फिजिशियन है, अभी वो सीनियर है, मैं पहचानता था, लेकिन मुझे पहचानने का कोई कारण नहीं था उनका। वो डायरेक्ट आके उन्होंने मुझे हक किया और कहा कि इतना आयुर्वेद फास्ट होता है, मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो ये आयुर्वेद लोगों के सामने आना चाहिए। तो मैंने कहा सर, ये लोगों के सामने आ चुका है, इसलिए हमें खाने के लिए फुर्सत नहीं मिलती है, ये तुम जैसे डॉक्टर के सामने आना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बुराई आयुर्वेद की आप ही लोग करते हो। तो बोले नहीं, ये तो बराबर है, लेकिन हमारे जैन ग्रंथों में आयुर्वेद का उल्लेख लिखा है। मैंने कहा आयुर्वेद का उल्लेख ग्रंथ में लिखा है, लेकिन आप कहाँ एक्सेप्ट करते हो उसको? वो बोले आप आचार्य को चेक करो। मैंने कहा वो शक्ल से दिख रहे अच्छे। आचार्य ने वहां से हाथ किया, ठीक है ठीक है। और फिर 4 दिन के बाद डेली वो डोज चलते रहे। 4 दिन के बाद में एक पीडियाट्रिशियन जो थे आज मेरे करके, उन्होंने कहा कि रामदास एक बार इन्वेस्टिगेशन करवा लेते, क्योंकि सीआरपी डी डाइमर ज़्यादा था, क्रिएट लेवल पहले देखनी चाहिए क्या है। वो तो सिम्टमेटिकली बेटर है, लेकिन एक बार देख लो। 4 दिन के बाद फिर से इन्वेस्टिगेशन के जो 19,000 काउंट था वो 12,600 हुआ था, सीआरपी थोड़ा कम हुआ था, डी डाइमर भी थोड़ा कम हुआ था, और मेन क्रिएटिनिन 2.16 से 1.67 तक नीचे आया था। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, सब बराबर चल रहा है, वही दवा चालू रहने दो। फिर बराबर 8 दिन के बाद में नेक्स्ट फ्राइडे में फिर से जो एक सर्जन डॉक्टर थे, उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। पेट में दर्द यानी आयुर्वेद से कोई फर्क मिलता है तो इन लोगों के पेट में दर्द शुरू होता है। उन्होंने कहा कि एक बार एचआरसीटी करनी चाहिए, क्योंकि कई बार मैंने ऐसे देखा है कि डिसीज वैसे ही रहता है और सिम्टमेटिकली पेशेंट ठीक होता है। मैंने कहा ये होम्योपैथी के बारे में मैंने देखा, आयुर्वेद के बारे में कभी नहीं ऐसा होता है। तो फिर उन्होंने महाराज से कहा था, आचार्य से, कि एचआरसीटी करनी है। उन्होंने कहा वैद्यराज कहेंगे तो मैं करूँ। और लिटरली मैं फिर से जब उनको मिलने गया फ्राइडे को, तो उन्होंने जितने भी उनके समाज के बड़े बड़े डॉक्टर्स थे सबको कहा आपका क्या काम है, आप सब बाहर निकलो, वैद्यराज को आने दो अंदर। तो उस समय मुझे इतना प्राउड फील हुआ कि बड़े बड़े सीनियर डॉक्टर्स थे, एमडी एमएस, उनको बाहर निकाला था, और एक सिंपल बीएमएस मानूस है मैं,
ना तो एमडी हो ना कुछ। और मुझे उन्होंने उनके पास में बाजू में बिठाया और सब मुझे पूछा कि करना चाहिए क्या एचआरसीटी। मैंने कहा आचार्य जी एक बार करके इनको दिखा देते ना आयुर्वेद क्या करता है। तो बोले ठीक है करते। तो एचआरसीटी करवाया। आपको आश्चर्य लगेगा कि सिर्फ 8 दिन में वो निमोनिटिक पैच 100% वैनिश हुआ था। यानी एविडेंस जो चाहिए था मॉडर्न डॉक्टर्स के लिए वो एविडेंस उस समय था। मैंने वो डॉक्टर दगड़े को कहा था कि आप ये एविडेंस आपके पास है, बिफोर के पोस्ट के एक्सरेज है, लैब रिपोर्ट्स है, तो आप अपने डॉक्टर्स के ग्रुप में डाल दो आयुर्वेद का चमत्कार ऐसे होता है। उन्होंने कहा कि हाँ करता हूँ, लेकिन वो आज नहीं आया अब तक। आगे आचार्य जी ने निकलते वक्त एक बड़ा जो विदाई का कार्यक्रम था, उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम लिया और उस दिन मुझे गुरु चिंतामणि पुरस्कार देकर उन्होंने मुझे उस दिन सम्मानित किया। और वही आचार्य जी अब किशनगंज राजस्थान में है। और पिछले 10-15 दिन पहले एनआई में लेक्चर था मेरा, तो वहाँ पे जाना था 25 फरवरी को, 25 या 26 फरवरी को। तो उस समय उनके जो केयरटेकर संत है उनका फोन आया कि आचार्य जी को राइट साइड की दृष्टि चली गई है, तो आप तुरंत आ जाइए इधर। क्योंकि वो एवरी 10-15 दिन के बाद में एक वीडियो आचार्य जी का भेजते चलते चलते, और आचार्य ने आपको आशीर्वाद दिया है कहते रहते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो 25-27 को आना है, तो उसके पहले मैं एक स्टूडेंट्स को भेजता हूँ। फिर एक जयपुर से एक स्टूडेंट जाके उनको देख के आया, रक्तमोक्षण करने के लिए बोला तो रक्तमोक्षण कर कर चला गया, लेकिन तर्पण उन्होंने नहीं करने दिया। वो बोले ये नहीं, सर आने के बाद देखते हैं। और जयपुर से उस दिन लेक्चर के बाद में मैं किशनगंज उनको देखने गया। जाने के बाद में पूरे उनके प्रवचन के समय उन्होंने जैसे मुझे देखा उन्होंने प्रवचन वही स्टॉप कर दिया और मेरे साथ वो फिर से रूम में आ गए। हंसी मजाक से 10-15 मिनट काफ़ी गपशप हमारी हुई। फिर मैंने कहा कि रक्तमोक्षण हुआ है, फिर से एक बार रक्तमोक्षण करवाया और कुछ दवा मैंने कहा ये देता हूँ वो शुरू करो। उस समय फिर समाज की तरफ से उस समय उन्होंने मुझे फिर से सम्मानित किया। एक एन्वेलप, बंद एन्वेलप दिया। मैंने कहा मैं ऐसे कुछ लेता नहीं हूँ, बोले मेरा आशीर्वाद है। और जब गाड़ी में जाके देखा तो 50,000 रुपीज उस पैकेट में रखे थे उन्होंने। और वैसे रखा है, जरूरत नहीं खोलने की। और अभी पिछले हफ्ते ही फोन आया था कि एक 20% उनको विजन आ गई, जो बिल्कुल ब्लाइंड थे 20% विजन आ गई है। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो 100% उनकी विजन आ जाएगी। तो इस प्रकार से इमरजेंसी भी आयुर्वेद से अच्छी तरह से ट्रीट होती है। नेक्स्ट किनको अभी दृष्टि के लिए मेन रक्तमोक्षण चाहिए। आलोचक पित्त की दृष्टि थी, वो जुगुलर वेन से रक्तमोक्षण बस उतना किया। और तर्पण बोला है, वो तर्पण कर रहे हैं अभी। अब अगला अगला प्रश्न आ जाए। स्पेशलिटी जो मैं पिछले 2016 से कहते आया हूँ कि आयुर्वेद की स्पेशलिटी के दिन आए हैं। हमारे महाराष्ट्र में काफी सैचुरेशन हुआ है। एक एक बिल्डिंग में 5-5 पंचकर्म के हॉस्पिटल्स या बोर्ड दिखाई देते हैं। आपको आउट ऑफ महाराष्ट्र स्काई द लिमिट है। आपको आज ही एक लड़की ने मुझे पूछा एमडी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने कहा आपको कोई जरूरत नहीं, बीएमए से आप शुरू कर दो, एमडी होने तक के 3 साल में आपकी प्रैक्टिस सेटल हो जाएगी। तो आपको कोई स्पेशलिटी की जरूरत नहीं। लेकिन महाराष्ट्र में अभी स्पेशलिटी के दिन आए। इतना ही नहीं, अब फैकल्टी वाइज स्पेशलिटी छोड़ो, डिसीज वाइज स्पेशलिटी के भी दिन महाराष्ट्र में आए हैं। यानी किडनी स्पेशलिस्ट या आंखों का तो स्पेशलिस्ट है ही, लेकिन जॉइंट स्पाइन के स्पेशलिस्ट, ऐसे अलग अलग स्पेशलिस्ट हमारे बन सकते हैं। इससे भी आगे जाके मैं कहना चाहूंगा कि अभी एक एक कर्म के भी स्पेशलिस्ट हमारे तरफ आने शुरू हो गए। यानी एक रक्तमोक्षण स्पेशलिस्ट, विद्या कर्म स्पेशलिस्ट, एक तो डॉक्टर एमडी है, जीपी करता है। लेकिन कोई भी स्किन का पेशेंट आए, वो 3-4 लीच लगाना है लगाना है उसको। वो तो कीड़े का डॉक्टर करके फेमस है सब जगह पे। 200 रुपए एक लीच का लेता है। 3 लीच लगा दिए 600 हो गए। बाकी वैसे भी ठिबक सिंचन लगा देते सलाइन, उसके बजाय 600 मिल जाते हैं वो बोलता है।
तो इस प्रकार से स्पेशलिटी कर्म के भी स्पेशलिटी के दिन आ गए हैं। तो हम स्पेशलिटी प्रैक्टिस यदि करेंगे, आज से ही आज तय कर लो कि मुझे जितने भी लड़कियां हैं मैं गायनेकोलॉजिस्ट बनूंगी। दी बेस्ट रिजल्ट गायनेक के होते हैं, यानी पेनलेस ईएनसी, नो जेस्टेशनल डायबिटीज, नो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, नो बैक, नो एब्डोमेन पेन, नो जनरल डिबिलिटी, सोने की जरूरत नहीं। हमारे ज़माने में हमने देखा है कि हमारी माँ प्रेग्नेंट भी रहती थी तो पानी का मटका या कुछ भारी चीज़ें उठा के चलती थी तब। तो ये कुछ भी नहीं करना पड़ता है। पेनलेस एनसी, वर्ल्ड की दी बेस्ट एनसी आयुर्वेद की है, मैं कहना चाहूँगा। 2000 से ज़्यादा एनसी मैंने देखी है और एकदम दी बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। क्या ये आ जाओ कभी भी देखो, 2000 से ज़्यादा पेशेंट मैंने देखे। इतना ही नहीं, मैंने हमेशा मॉडर्न वाले कहते कि एक सीजर हुआ, 2 सीजर हुआ तो तीसरा सीजर ही होता है, बराबर है। ऐसे 7 पेशेंट मैंने देखे कि थर्ड प्रेगनेंसी में, ट्विंस प्रेगनेंसी है, आयुर्वेदिक की एनसी और नॉर्मल डिलीवरी होके अबव 3 kg दोनों भी बच्चे हुए। तो ये आयुर्वेद से ही होता है। इतना ही नहीं, जेनेटिक डिसऑर्डर, अभी आज हम आयुर्जीनोमिक्स में जाके अभी शाम को, अब उससे आइडिया हम लेने वाले अभी क्या कर सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर भी आयुर्वेद से प्रिवेंट होती है। सिर्फ 5 एविडेंस मेरे पास है। अभी जस्ट 20 मार्च जो है, मार्च 20 में पुणे के एक आईटी कपल आए थे मेरे पास, जिनको 3 बार टर्मिनेशन करना पड़ा था, क्योंकि एक में लीवर नहीं था, एक में किडनी नहीं थी और थर्ड में हेड ही नहीं था बच्चों में। कैरियोटाइपिंग में 22XX में डिफॉर्मिटी बताई थी। और मॉडर्न के बारे में आज उनको भी मैंने कहा कि मॉडर्न ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं है, इन्वेस्टिगेशंस के बारे में काफ़ी तरक्की है, लेकिन आगे क्या करना ये नहीं। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होते हैं, ये कुछ ट्रीटमेंट नहीं, कैरियोटाइपिंग करेंगे छोड़ देंगे, आगे क्या करना है उनको भी पता नहीं। लेकिन जितना निकाल सकते वो निकाल लेते जाने से पहले पेशेंट। तो उसका वही प्रॉब्लम था और वो CDI पता चला आगे। तो मैंने कहा कि इसके पहले 4 केसेस हुए, लेकिन उसके एविडेंस मैंने उस समय नहीं लिए थे। तो मैंने कहा ये हो जाएगा, बीज शुद्धि दोनों की भी करते, इनका वमन करवाते, इनका भी वमन करवाते, सब शुद्धि करते हैं और उसके बाद में फिर प्रेगनेंसी रहनी चाहिए। मार्च 22 में आए थे, मार्च शुरुआत में आए थे। उसको आम्ल पित्त, एंग्जाइटी, शिरस्चूल वो काफ़ी था, तो आते आते ही पहला रक्त मोक्षण कर लिया एक उसका, क्योंकि पित्त के लक्षण ज़्यादा थे और स्ट्रेस के लिए शिरोधारा उसकी की थी। सब शमन चिकित्सा 1 महीने की उसको दी थी और अप्रैल में दोनों का वमन करवा लेंगे और आगे की ट्रीटमेंट चालू रखेंगे, फिर क्या करना है तय करेंगे। आपको पता है मार्च में लॉकडाउन हो गया, 1 महीने की दवा के बाद में अप्रैल 10 या 15 अप्रैल को उसका मुझे फोन आया कि सर पीरियड मिस हुआ। तो पहली बार ऐसी हुआ है कि किसी की प्रेगनेंसी रहने के बाद जो खुशी होती है और अपनी ट्रीटमेंट सक्सेस हुई, पहली बार उस समय मुझे गुस्सा आया, दुख भी हुआ। मैंने कहा मैंने आपको कहा था कि 3 महीने शरीर शुद्धि के बगैर चांस लेना नहीं है, आपने क्यों चांस लिया? तो उन्होंने कहा सर लॉकडाउन था, दोनों घर पे ही थे। तो मैंने कहा ठीक है, अभी भगवान ने सिग्नल दिया है तो अभी आगे चलते हैं, लेकिन मेडिसिन भी लेना जरूरी है। तो मेडिसिन के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय का माहौल याद करो, घर के बाहर भी नहीं निकल सकते थे, सब स्ट्रिक्ट था। तो उसने कहा सर मेरे एक रिश्तेदार पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो लोकल पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी आके दवा लेकर जाएगा, वो मुझे भेज देंगे। तो मैंने सेकंड द्विमासवटी, फिर रक्तपाच्य कोटि, ड्यूटॉस टैबलेट, भुयामल की और गर्भ चिंतामणि और रक्त पित्तक योग, ये सब उनको दे दिया और मात्रा बस्ती सहचर तेल का हफ्ते में 2 बार लेने के लिए बोल दिया। वो दूसरे महीने की दवा हो गई। तीसरे महीने में वहाँ लोकल डॉक्टर को दिखाने के लिए बोला था, गायनेकोलॉजिस्ट के पास, उनको बात भी जाना है, लेकिन एक भी गोली, मेरा जितना भी एएनसी के स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के पेशेंट आते हैं, ये जैसे अपनी फाइल फेंकते हैं वैसे मैं भी उनकी फाइल फेंकता हूँ। मैं उनको स्ट्रिक्टली बोलता हूँ कि एक भी गोली एलोपैथी की लेनी नहीं है। किसी के 3 अबॉर्शन हुए, मैं उनको बोलता हूँ 3 चांस एलोपैथी के दिए ना तो 1 चांस आयुर्वेद को देना, 100% आयुर्वेद लेना, कुछ भी नहीं लेना है दूसरा। वो जाते थे, उन्होंने सब इन्वेस्टिगेशंस बोले, पहली ट्रिपल मार्कर टेस्ट एबनॉर्मल आ गई, एक बार रोए, मैंने कहा रोने से कुछ नहीं होगा, वैसे भी एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, ये प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि शुद्धि कुछ नहीं हुई, क्योंकि मैं भी मेरे साइड से सेफ रहना चाहता था। तो देखते कंजेनाइटल एनोमली तक जाते, उसके बाद में तय करेंगे क्या करना है।
फिर सेकंड ट्रिपल मार्कर टेस्ट भी एबनॉर्मल आ गई, और फिर एनोमली स्कैन जब 20 वीक्स में किया, वो रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। तो वो डॉक्टर ने सब जब फाइल सब दिखाई पहली, तो उन्होंने कहा कि ये भी गलत हो सकता है, क्योंकि पहले दोनों ट्रिपल मार्कर एबनॉर्मल आया और एनोमली स्कैन नॉर्मल आया, तो एमनियोसेंटेसिस करना चाहिए। उनका फ़ोन आया, मैंने कहा करो, वो ज़्यादा रिलायबल एविडेंस रहेगा मेरे लिए। और फिर 5.5 महीने में एमनियोसेंटेसिस करवाया, वो रिपोर्ट एब्सोल्युटली नॉर्मल आ गया। और पूरी एएनसी आयुर्वेदिक चली, नवंबर 20 में डिलीवरी हो गई, और 8.5वें महीने में डिलीवर हो गया, और 3 किलो 200 ग्राम का लड़का, जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है, हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जेनेटिकली आयुर्वेद जेनेटिक डिसीज को प्रिवेंट कर सकता है, ये उसमें प्रूव होता है। तो इस प्रकार से स्पेशलिटी प्रैक्टिस, दी बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। जॉइंट स्पाइन का जैसे बोला अभी कि ये तो ब्रेड एंड बटर है, ऐसे 5,600 से ज़्यादा पेशेंट हमारे तरफ एडमिट होकर गए। हमारा प्रोटोकॉल फिक्स रहता है, मंडे को एडमिट होना है, आने के बाद स्नेह न्यूरोबस्ती, स्नेहन स्वेदन, कटी बस्ती, कटी लेपन, शाम को फिर से स्नेहन स्वेदन, अल्टरनेट डे शिरोधारा, जो कि 5 दिन में 2 या 3 होते ज़्यादा से ज़्यादा, और रात को सहचर तेल कानुआसन बस्ती। मंगलवार के दिन पैसेज में घुमाते हैं, बुधवार के दिन और पैसेज में ज़्यादा घुमाते हैं, गुरुवार के दिन दर्शन शिरडी जाके लाइन से दर्शन करने के लिए बोलते हैं, शुक्रवार के दिन गाड़ी पे बिठा के, हमारे कोपरगांव के रास्ते वर्ल्ड फेमस है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो 2 व्हीलर पे बिठा के उसको एक चक्कर काट कर आने के लिए बोलते हैं, और फिर दर्द कितना है पूछते हैं। क्योंकि पेशेंट यदि 5 दिन सो के रहेगा, तो घर जाने के बाद थोड़ा कुछ एक्सर्शन होता है तो दर्द होगा, तो इसलिए पहले ही दर्द उसको दे देते हैं, जितना एक्सर्शन करना है करवा लो, और उसके बाद में कितना दर्द बचा है उसके हिसाब से क्या अग्निकर्म, विद्यकर्म, रक्तमोक्षण क्या करना है लास्ट डे करता है। 80% रिजल्ट विद इन 5 डेज पेशेंट को मिलता है। 3 महीने उत्तर बस्ती अपने 3 महीने तिक्तक शिर के बाद में 100% पेशेंट ठीक होता है, यानी होता है। यानी 5,600 में से सिर्फ एक पेशेंट को आज तक सर्जरी लगी है, जो कि उसको सबड्यूरल हेमाटोमा था। वो लेडी आज भी कहती है कि नहीं सर, वो ऑपरेशन से नहीं, मैं आपके दवा से ठीक हुई हूँ। यानी गारंटेड बिफोर पोस्ट एमआरआई रिपोर्ट से, जो कि टोटल नर्व कॉम्प्रेशन होती है, वो टोटल 3 मंथ के बाद में स्ट्रेट देखे हमने। इसलिए हम तो गारंटेड, कभी एडमिट पेशेंट को तो पूछते भी नहीं कैसे लगता है, क्योंकि पता है कि वो ठीक ही होने वाला है। तो इस प्रकार से दी बेस्ट आर्थो सर्जन या आर्थोपेडिक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकता है, बेस्ट आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन बन सकता है, बेस्ट आयुर्वेदिक साइकेट्रिस्ट बन सकता है, बेस्ट आयुर्वेदिक डर्माटोलॉजिस्ट बन सकता है। मैं तो कई नए बच्चों को बोलता ही रहता हूँ कि किसी स्किन स्पेशलिस्ट के सामने जाके आयुर्वेदिक त्वचा विकार तज्ञ का बोर्ड लगा दो, प्रैक्टिस शुरू करो, उसके सब फेल्यूर भी आपको मिलते तो भी खाने के लिए समय नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इतना फेल्यूर रेट मॉडर्न में है। वही साइकेट्रिक पेशेंट का भी है। तो ये सब हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, बैक बैक बैक। उसके लिए तो काफी है, लेकिन अभी समय नहीं है। जुनेजा सर भी बैठे हैं। नहीं, साइकेट्रिस्ट कोई भी हो, फिर एंग्जाइटी डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिप्रेशन, साइकोसिस, पोस्टमार्टम साइकोसिस, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर सिजोफ्रेनिया, इंसोम्निया, हिस्टीरिया, कुछ भी हो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ठीक होता है। मॉडर्न ट्रीटमेंट जो भी होती है वो पेशेंट को सिर्फ सेडेट किया जाता है, उससे पेशेंट खाते रहता है, मोटा होता रहता है, और एक जिंदा लाश सिर्फ घर में होती है, उसकी थिंकिंग पावर टोटली सप्रेस होती है। यदि क्या अभी साइकेट्रिस्ट चल रहा है तो कोई भी पेशेंट जो हो, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की ये विशेषता होती है कि पेशेंट जो होता है वो उसकी थिंकिंग पावर वैसे ही रहती है, और वो रूटीन काम करते करते ठीक होता है। मैंने बाइपोलर सिजोफ्रेनिया के एक डॉक्टर साइकेट्रिस्ट की बीवी है कि जो सिर्फ 1.5 या 2 महीने में पूर्ण रूप से ठीक होते हुए देखा है। तो दी बेस्ट साइकेट्रिस्ट आयुर्वेद का बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपको यही रहेगा कि ये सब सुनने के बाद में आपकी चॉइस क्या रहेगी। एक तो एलोपैथ है, बी होम्योपैथ है, सी आयुर्वेद है, और डी अदर है। नेक्स्ट, तो ये कई किस्से एक बार कभी फुर्सत से आके बताएंगे। जीबीएस सिर्फ 7 दिन में आयुर्वेद चिकित्सा से ये लड़की ठीक हुई थी। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये लड़की है बिफोर ट्रीटमेंट की, जबकि वेंटिलेटर पे थी। 26 गामा ग्लोबुलिन, जो कि 18,000 का एक इंजेक्शन आता है। डॉक्टर ने कहा था 9 इंजेक्शन का कोर्स करना है,
26 इंजेक्शन के बाद में भी अनकॉन्शियस थी, और फिर डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि हम आप कुछ नहीं कर सकते थे। उज्जैन में पाटीदार हॉस्पिटल में एडमिट थी, और सिर्फ 7 दिन के आयुर्वेद चिकित्सा से सेकंड डोज के बाद में ये होश में आ गई। 7वें दिन वो चलते चलते अपने घर वापस आ गई थी। 21 उसके बाद में 3 महीने के बाद कोपरगांव में आई थी ये। तो उसका वीडियो है, ये चल भी नहीं पाती थी, उठ नहीं पाती थी। तो नेक्स्ट, वो चल भी नहीं पाती थी, लेकिन सिर्फ 5 दिन के बस्ती के बाद में उसका रूटीन सब चल गया। 26 इंजेक्शन के बाद में जो 14 साल की लड़की थी, वो 30 साल के महिला जैसी हुई थी, हाइट से, वेट से और सेक्स कैरेक्टर से। उसके साइड इफेक्ट से टोटल चेंज हुआ था, लेकिन अब मेंसेस भी बस्ती के बाद में रेगुलर हो गए, और आगे का टोटल लॉस जो था, पावर लॉस, वो पूरा आ गया। नेक्स्ट, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, ये भी सलमान खान बेचारा 6 साल से लंदन जाता है एवरी 6 आवरली 6 मंथ में। बाद में मिलो। हाँ हाँ, तो वो नर्व ब्लॉक करके आता है, लेकिन सिर्फ जुगुलर रक्तमोक्षण और पित्तंग चिकित्सा, उससे वो सिर्फ 6 दिन में ये महिला ठीक हुई है, और उसको अभी करीबन 3-4 महीने के बाद में भी दवा नहीं, फिर भी दवा, उसका हेडेक बंद है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जो कि 1.5 साल से बेड रिडन थी दर्द के कारण। एक बार आप ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया पढ़ो, फिर उसका सीरियसनेस आपको पता चलेगा। तो यदि किसी की सलमान खान से पहचान होगी, तो जाकर बताओ उसको, ताकि वो ढंग से पिक्चर कर सके हो। नेक्स्ट, क्या क्या, लेकिन उसके चाहते दिल्ली में ज्यादा है। जीबीएस में उसको मेन बस्ती दिया था, उसको सहचतेल का बस्ती, बृहत्वाद चिंतामणि, सहस्रपुटी आब्रक, योगेंद्र रस और गिलोय सत्तू में पुड़ी बना के, क्योंकि आरटी ट्यूब थी तो सलाइन में मिक्स करके वो डाली थी। ये भी एक लेडी थी। ये गायनेक का जो मैंने अभी बोला, ये औरंगाबाद की एक लेडी, बायोलैटरल एंडोमेट्रियोमा, राइट हिमेटोहाइड्रोसल्फिंक्स, एडिनोमाइसिस और एंडोमेट्रियोसिस, और सिर्फ जॉन्डिस, अपना चिकन पॉक्स की भी हिस्ट्री साथ में थी। तो वो प्रिपरेशन पहले करवा लिया। उसको एक ही सलाह दी कि सबने ऑपरेट सर्जरी बताई थी, लेकिन गारंटी नहीं दी थी। तो मैंने कहा कि राइट हिमेटोसल्फिंक्स का जो सिक्रीशन आता है एंडोमेट्रियम में, ये यदि स्टॉप होता है तो चांसेस है नॉर्मल प्रेगनेंसी के। तो उतना सिर्फ लाइगेट कर लिया। कोई भी लाइगेट करने के लिए तैयार नहीं था गायनेकोलॉजिस्ट। सब बोल रहे थे कि दरवाजा छोड़ के विंडो से कोई घर में आता है क्या। ये प्रकार हो गया कि लाइगेट करने से प्रेगनेंसी रहेगी। तो मैंने कहा आप सिर्फ करो, देखते हैं। और 3 महीने का प्रिपरेशन, चौथा महीने गया और 5वें महीने में नॉर्मल कंसीव हो गई। पूरी एनसी से, आयुर्वेद से एनसी हो गई। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये अभी नवंबर 22 में डिलीवरी होगी। लड़की जो ये हुई है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि वेट से तो है, लेकिन वो लंबी ज्यादा है। उसके माँ बाप ने यही कहा कि सब हॉस्पिटल के बाकी के जो पेशेंट थे, उनके रिश्तेदार देखने आते थे कि इतनी लंबी बच्ची कैसे होगी। और ये जब उसके हस्बैंड अभी एक गिफ्ट लेकर आए थे, और एक लेटर उसकी माँ ने लिख के दिया है कि आयुर्वेद के कारण मुझे मेरी जिंदगी में सुख आया है, इसलिए मैंने मेरे बेटी का नाम आयुश्री, आयु से बनी है मिली श्री, इसलिए आयुश्री नाम रखा है। और उसने नीचे, वो लेटर भी है, और नीचे उसने लिखा है कि इसको मैं आयुर्वेद डॉक्टर ही बनाऊंगी, और मेरे जैसे जितने भी दुखी लोग हैं उनके जीवन में संतति सुख का आनंद देने का भाग्य उसे मैं दूंगी। नेक्स्ट, चलो आगे, अब हो गया। आर्दित, ये जो फेशियल पाल्सी वगैरह होती है, तो ये ऐसी बीमारी कि आयुर्वेद से ठीक होता है। पैरालिसिस या वात के लिए आयुर्वेद ये बेस्ट होता है। पैरालिसिस तो हमारी 2016 तक स्पेशलिटी रही कि कोई भी पैरालिसिस का पेशेंट एडमिट होने के बाद में 5 दिन के ट्रीटमेंट के बाद में खुद के पाँव से लकड़ी के सहायता घर जाते देखते हुए आयुर्वेद के प्रति बड़ा अभिमान होता था। लेकिन हमारे यहाँ 8 दिन 8 में पानी आता है, आधा घंटा सिर्फ। तो एडमिशन तब से हमने पैरालिसिस की बंद किए, क्योंकि पानी ही नहीं है हमारे गांव में। नेक्स्ट, तो ये भी जो पैरालिसिस वाली थी, ये सिर्फ अमृतसर अपने अमरधाम यात्रा गई थी, ठंड, हवा, बारिश, और उसके कारण उसे अमृतसर रेलगाड़ी में रात को थी। सुबह जब उठी और मुंह धोने गई तो पानी मुंह से निकल पड़ा। तो आईने में देखा, उसका चेहरा देख के वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके साथ में शिरडी की एक कारपोरेट थी, वो उसके साथ में उसकी सिस्टर थी। और आने के बाद उसने सिस्टर को जगाया,
वो तुरंत अमृतसर उतर गए। फिर वहाँ पे डॉक्टर को दिखाने के बाद एमआरआई करवाया, स्कैन करवाया, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, आपको फेशियल पाल्सी हुई है। उन्होंने दवा दी, उन्होंने नहीं ली दवा वो। और दूसरे दिन 11 बजे डायरेक्ट रेलवे स्टेशन से अस्पताल में आ गई, एंटी चैम्बर से कंसल्टिंग में आ गई। और जैसे मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या हुआ, तो वो रोने लगी जोर जोर से, सर ये क्या हो गया, मैं ठीक हो जाऊंगी ना, तो अभी ये कैसे ऐसा टेढ़ा चेहरा देके मैं कहाँ बाहर निकलूंगी वगैरह। तो उसे तुरंत सब 5 दिन का योग बस्तिक्रम करवाया, स्नेह सेवेदन, षष्टिक साली, बृहत्वाद चिंतामणि अफोर्डेबल था इसलिए बृहत्वाद चिंतामणि दे दिया, कुमकुम घृतनथ से दे दिया। और 5 दिन उपरांत सिर्फ 20% फर्क था। लेकिन उसके बाद के 6 दिन में जब वो आई तो 100% टोटली ठीक थी। यानी जनरली फेशियल पाल्सी के पेशेंट ठीक होते हैं, लेकिन कई सालों तक आंख बंद करने के बाद वो आधी खुली रहती है, या हंसने के बाद रोते वक्त चेहरा टेढ़ा होता है, ये तो होते रहता है। लेकिन सिर्फ 12 दिन में भी ये साइंस, ये जो लक्षण है, ये पूरी तरह से जाती है, ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा। नेक्स्ट, चलो आ गया, चलो आ गया अभी जल्द फास्ट। ये डिप्लोपिया, जैसे मैंने कहा कि रक्त मोक्षण कितना इफेक्टिव होता है तुरंत। डिप्लोपिया की केस थी, 2001 में आ गए, रक्त मोक्षण उस समय उन्होंने नहीं करने दिया, तो जलोका लगाई थी मैंने। जलोका से ही एक 15-20 मिनट के बाद में वो चिल्लाने लगे। जाके देखा तो जलोका वैसी थी। मैंने कहा क्यों चिल्लाए, उन्होंने कहा सर आप मुझे एक ही दिख रहे हो, जो कि उनको डिप्लोपिया था। और फिर 2013 में सेम एपिसोड उनको हो गया। उस समय भी फिर से मैंने कहा कि लीच नहीं लगाता, अब मैं रक्त मोक्षण जुगुलर से करना पड़ेगा। जुगुलर रक्त मोक्षण कर दिया। और आधा घंटे के बाद में फिर से वो वैसे ही बैठे थे, जाके सर को हाथ लगा के। मैंने कहा क्या गए नहीं क्या आप, तो उन्होंने कहा सर दर्द होगा, जो प्रवीण ने कहा कि धातुक्षयजन्य वात प्रकोप जो होता है। तो मैंने कहा घर जाके घृतनथ से कर दो, ठीक हो जाएगा। रात को 10:30 बजे उसके साले का मुझे फोन आया फिर से, और उन्होंने कहा कि सर, और एकदम रूडली बात की मुझसे उसने, कि आप रक्त मोक्षण किया मेरे जीजा जी का। मैंने हाँ, उनको दिखता था आपके ट्रीटमेंट के बाद में उनको दिखना बंद हो गया, ऐसे कैसे ट्रीटमेंट करते हो वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा उससे कभी ऐसा नहीं होता है। एक तो पहली बार 2001 में उनकी नजर गई थी, जो 13 साल आयुर्वेद के कारण मिली है। कल सुबह वापस उनको लाओ, मैं देखूंगा फिर तय करते हैं क्या करना है। फिर भी मन में एक शंका है, तो मेरे बाजू में एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करते हैं, उनको मैंने फोन करके पूछा, तो उन्होंने कहा कि इंट्राकॉर्नियल हेमोरेज हुआ होगा, इंट्राकॉर्नियल। मैंने कहा सर मैंने रक्त मोक्षण किया है, ये इंट्राकुलर प्रेशर कम करेगा, बढ़ेगा नहीं कभी उससे। तो बोले फंडोस्कोपी करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, कल आने के बाद देखते हैं। 2-3 दिन थोड़ी सी घबराहट लगी, वो आने के बाद क्या जवाब देना है, लेकिन 2-3 दिन में वो आए नहीं। और एक 5-6 महीने के बाद में शाम के समय सीटी कैमरे में मैंने देखा कि वो दोनों मियाँ भी बाहर वेटिंग में आके बैठे। वो बैठे रहे, पूरे पेशेंट होने दिए। तो मैंने समझ लिया कि माहौल शांत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट में 7:15 बजे वो दोनों अंदर आ गए। और अंदर आने के बाद में डायरेक्ट आके मेरे पैर पकड़े उन्होंने। तो मैंने कहा आप पैर क्यों पकड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं सर हम आपकी माफी मांगने आए। मैंने कहा क्यों, तो नहीं, बोले मेरे साले ने आपको भला बुरा कहा था। तो मैंने कहा आपको आगे क्या हुआ ये पहले बताओ। उन्होंने कहा कुछ नहीं, दूसरे दिन जब मैं उठा तो सब नॉर्मल था, सब नॉर्मल दिखता था। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस होता है। तो मैंने तुरंत कहा कि पहले वो साले को मेरे सामने लाओ, क्योंकि आपने डर गए इसलिए बताने, लेकिन मेरे वो 4-5 दिन बेकार गए, उसको क्या। हाँ, मैंने जितने बच्चे थे सबको मैं उनको कहा कि ये बच्चे इनके साथ में यदि ऐसा हो जाता तो रक्त मोक्षण करना तो दूर, रक्त मोक्षण नाम भी नहीं जिंदगी में नहीं लेंगे कभी। मुझे पता था कि रक्त मोक्षण से ये नहीं होता है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट था। और उनको ये भी मैंने कहा कि आप पैर मत पकड़ो, आपको ये होने वाला है 4-5 साल के बाद में। उस समय उस साला साथ में रहेगा तो ही मैं आपको हाथ लगाऊंगा, वरना नहीं लगाऊंगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, जाओ आगे, जाओ आगे। घर जाना नहीं क्या। टिकटक सिर बस्ती का जो सतीश ने कहा, ये एक दी बेस्ट रेमेडी है। जो नेक होल्डिंग नहीं करते, उठते नहीं, चलते नहीं, ऐसे बच्चे एक 15-15, 3-3 हफ्ते के टिकटक सिर बस्ती के बाद में दौड़ने लगते हैं। और ये जॉइंट स्पाइन के लिए दी बेस्ट रेमेडी होती है। हम 3 महीने टिकटक सिर बस्ती लेने के लिए बोलते हैं। लंबस स्पॉन्डिलोसिस हो, लिस्टेसिस हो, प्रोट्रूजन हो, हर्निएशन हो, सर्वाइकल हो, मल्टीपल डिस्क डिजेनरेशन हो, कुछ भी हो, लिगामेंटम फ्लेवम हो, कुछ भी हो, गारंटेड ठीक होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट,
उत्तर बस्ती सतीश ने बोला है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में काम करता है। नेक्स्ट जाओ आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अभी आप उत्तर देने वाले हैं, बोलो अभी आपका जवाब क्या है? जोर से, जोर से। नेक्स्ट। नेक्स्ट। अभी ये सब यदि आयुर्वेद करोगे तो ऐसे कई सम्मान आपको मिलेंगे। राकेश जी जैसे अभी आयुर्वेद के कारण ही इतने बड़े महान हस्ती से मुलाकात हो गई। की वजह से हो महीना ऐसा किया जरा तो हाँ, लेकिन आयुर्वेद के कारण आप मुझे मिले हो। के सोने वाले लोग हैं तो लगते नहीं आई चल चलो आगे चलो। के प्रति बड़े श्रद्धावान यस यस। तो तुच्छ के स्थिति तो प्रैक्टिकल सेशन तो इस प्रकार से मुंबई में 26 साल यही काम किया लिखनी है तो हम कॉलेज में पढ़ाते थे इस तरह की विधा नहीं थी और आज ये भारत गवर्नमेंट ने परिष्कारी सुविधा कॉलेज आयुर्वेद करोगे, आयुर्वेद करोगे तो नेम फेम सब कुछ मिलता है। ये सिंघम अजय देवगन, उनके पिताजी वीरू देवगन और उनकी माताजी ये नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए कोपरगांव में एडमिट थे और जानू बस्ती और तिक्तक चीर के बाद में जब ठीक हो गए तो उनके माताजी ने उनके घर पे खाने का न्योता दिया। ज़्यादातर हम कहीं जाते नहीं, लेकिन उस समय सोचा कि चलो ये चांस नहीं गंवाना है, तो मैंने कहा था जब अजय घर पे होगा तब मैं आऊँगा। और फिर अजय देवगन की हिम्मत वाला की शूटिंग थी, बेचारा शूटिंग कर कर आने के बाद में उनके घर में हम साथ में डाइनिंग टेबल पे बैठ के छोला भटूरा खाया था और हमें काजोल ने हमें परोसा था उस समय। तो इस प्रकार से आयुर्वेद करो, आयुर्वेद के लिए। हाँ दोनों भी थे सर। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में उत्तर बस्ती चाहिए, ब्लैडर में जाना चाहिए। उत्तर वो मूत्राशय गति, यस मूत्राशय मूत्र मार्ग से, यस यस। रिजल्ट मैं प्राउडली कहना चाहता हूँ कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में मूत्र मार्ग स्नायु शिथिल में उत्तर बस्ती काम करता है, ये सबसे पहले कहने वाला मैं था। क्योंकि 94 में सबसे पहले मेरे पास पेशेंट ने मुझे ये सिखाया था, क्योंकि पेशेंट यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का मेरे पास आ गया तो उस समय मैंने कहा कि वो टोन जाता है, टोन से चिपकता है और उसके कारण फिर ये होता है, तो इसमें यदि हम तेल छोड़ेंगे तो ये कम हो जाएगा। पढ़ेंगे सर। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर 2 या 3 उत्तर बस्ती के बाद में स्ट्रक्चर चला जाता है, गारंटेड जाता है। चंदन वाला सहचर तेल इस्तेमाल करना है, हाँ बस। तो इस प्रकार से आयुर्वेद करो, आयुर्वेद करने से डेफिनेटली बहुत कुछ मिलेगा आपके लिए। अभी ये आयुपथ बन गया है, आयुपथ से जुड़ जाओ। आयुर्वेद अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के प्रेसिडेंट राकेश जी है, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के सदस्य बनो और आगे चलो, बहुत कुछ तरीके करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद, जय आयुर्वेद। मैं आपसे मिलता हूँ। सर, हम सब आपके आभारी हैं। आज आपके द्वारा दी गई एक एक सीख हम सब वैद्य के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी। अब मैं आग्रह करूंगी डॉक्टर संदीप राणे से कि वह मंच पर आएं और वैद्य रामदास आवहार सर को सम्मान प्रदान करें। मैं जब बोलता हूँ तो उसने आप बहुत प्रश्न करो, लेकिन बोली तो आप 1000 बार पहले